मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, ये पेन 1 दिन 2 दिन पहले शुरू होता है, पीरियड्स के दौरान होता है, उसके बाद में भी होता है, कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान भी एकदम डीप पेन हो जाता है, कभी पॉटी करते वक्त भी पेन होता है, कभी हमें कंसीव नहीं होता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी सोनोग्राफी करते हैं और बोलते हैं कि आपको कोई अंदर प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के जब सिम्टम्स रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। पहले हम जानेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। अपने गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की कैविटी में, गर्भगुहा में एक लेयर रहता है। ये लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और ये एंडोमेट्रियम का काम रहता है कि होने वाले बेबी का पोषण करना। जब स्पर्म और एग का मिलन होता है, 5 दिन वो फैलोपियन ट्यूब में रहते हैं, तो छठे दिन आके वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होने वाला होता है। तो ये इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियल लेयर पे होता है और ये एंडोमेट्रियल लेयर से अपने बेबी का पोषण होता है। लेकिन उस महीने में कंसेप्शन नहीं हुआ तो वो लेयर बाहर आ जाता है। इसको हम कहते हैं हमारे पीरियड साइकिल शुरू हुए, हमारी माहवारी शुरू हो गई। तो अब तक हमें पता चला ये एंडोमेट्रियम जो अंदर की परत रहती है, जो लेयर रहता है, उसका काम है बेबी को इम्प्लांट करा लेना और फिर उसका पोषण करना। लेकिन बेबी कंसीव ही नहीं हुआ तो वो गद्दी बाहर आ जाती है और पीरियड के पहले दूसरे दिन से वापस से दूसरी गद्दी बनना शुरू हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम की ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई। तो बेबी कंसीव नहीं हुआ तो हर महीने एंडोमेट्रियम को बाहर आना। लेकिन जब ये एंडोमेट्रियम यानी कि ये पतला लेयर जो परत रहती है वो गर्भाशय में ही होती है, लेकिन जब वो उसके साथ बाहरी बाजू यानी कि पेल्विक कैविटी में इम्प्लांट हो गई तो हर महीने जैसे पीरियड का ब्लड बाहर आ जाता है वैसे ब्लड अंदर भी इकट्ठा होता है और इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये एंडोमेट्रियोसिस की जो बाहरी साइट्स रहती है, एक्टोपिक साइट्स रहती है, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन सबसे जो पाई गई साइट्स है ये गर्भाशय के साइड में, ओवरी में, गर्भाशय के पिछले सरफेस पे या पेल्विक कैविटी में होती है। उसके साथ ही वो कभी आंत पे रह सकती है, उसके साथ ही कभी वो रेक्टम में हो सकती है, उसके साथ ही कभी कभी वो ब्लैडर यानी कि यूरिन के बैग पे भी हो सकती है। कभी वो बहुत ही दूर भी जाती है, लंग्स तक भी चली जाती है, कभी वो सिजेरियन के स्कार में भी अटक जाती है, वहाँ भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस ये अलग अलग साइट पे कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन ये बहुत डिस्टेंट वाली साइट जो है वो रेयर रहती है। और एंडोमेट्रियोसिस वैसे देखा जाए तो पेल्विक कैविटी में सीमित रहता है। एंडोमेट्रियोसिस या ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट रहता है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन रहता है, ये हार्मोन एंडोमेट्रियोसिस ग्रोथ होने का प्रमुख रीजन रहता है। ये जो बाहरी एंडोमेट्रियम है उसके साथ ही जो अंदर का एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम ईस्ट्रोजन से बड़ा हो जाता है। जिसकी ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा, जो हार्मोन अपने ओवरी से निकलता है, इसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जिसकी मात्रा जितनी ज़्यादा उतनी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ ज़्यादा। वो एंडोमेट्रियम फिर अंदर की तरफ हमारी यूट्रस में रहेगा तो भी ग्रोथ हो जाती है, और ये बाहरी बाजू रहेगा तो भी ईस्ट्रोजन से ही उसकी ग्रोथ हो जाती है। इसीलिए ये एंडोमेट्रियोसिस रिप्रोडक्टिव एज में यानी कि पीरियड शुरू होने के बाद से लेके पीरियड बंद होने तक, मेनार्की से मेनोपॉज तक रहता है। इसीलिए वो टीनेज में रहता है, 30s में रहता है, 40s में रह सकता है, और जब अपने पीरियड साइकिल बंद हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियोसिस धीरे धीरे कम होता जाता है। ऐसे देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। जब ईस्ट्रोजन से एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है तो प्रोजेस्टेरोन आने के बाद वो ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाती है और एंडोमेट्रियम का सीलिंग हो जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का निर्माण ज़्यादा होता है, तब ये एंडोमेट्रियोसिस श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जनरेशन्स में दिखाई देता है। हमारी फैमिली हिस्ट्री रहेगी, हमारे माँ को, बहन को एंडोमेट्रियोसिस रहेगा तो हमें होने की संभावना 7 टाइम्स ज़्यादा होती है।
7 गुना बढ़ जाती है। और ये एंडोमेट्रियोसिस होने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको KRAS जीन बोलते हैं। ये फैमिलीज में रहता है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के पीछे जो बेसिक्स रहता है इसके बारे में अपनी डिस्कशन किया। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए। और हमारा अगला आने वाला जो वीडियो है ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, और ये हमारी एंडोमेट्रियोसिस सीरीज का सेकंड वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है। उसके बाद आने वाले वीडियोस में ये हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ये होने से हमारे शरीर पे क्या असर होता है और उसका इलाज क्या हो सकता है, इसके बारे में हम वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप देखते रहना। थैंक यू।